नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हम जितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इनके साथ हम आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हैं और ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे आपको अपने अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम इम्पॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं या फिर पूरी संभावनाएं बनती हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चन आप अपने एग्जामिनेशंस में देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल, पीडीएफ और क्वेश्चनर लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये तो थी सामान्य सी जानकारी जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज की सीरीज़ का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 19। अच्छा, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने हमारी वीडियो पहली बार देखी है तो उनके मन में क्वेश्चन होगा कि हम 19 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस, फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, इसके पहले हम ऑलरेडी 18 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने वीडियो लेकर आई थी और आज जो है हमारा 19 क्वेश्चन का नंबर है और इसीलिए हम आज की जो सीरीज़ है वो क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखी हमारी प्रीवियस सीरीज़ तो ज़रूर जा करके देख लें हमारे प्लेलिस्ट में, बॉटनी की प्लेलिस्ट में, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट्स टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीआईसी की या एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे बॉटनी की प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट द, यानी कि जो होमोलोगस ऑर्गन्स है वो क्या इंडिकेट करते हैं, क्या दर्शाते हैं। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 2 है पैरेलल इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी है कॉमन डेसिडेंट और ऑप्शन नंबर डी है नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉमन डेसेंडेंट। अच्छा, आपके मन में डाउट हो सकता है कि ये जो टर्म है यहाँ पे कॉमन डेसेंडेंट, इनका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है गाइस कि अगर अ नंबर ऑफ इवोल्यूशन या नंबर ऑफ जो चेंजेस हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो कि चेंज हो चुकी हैं, वो सिर्फ एक अगर एंसेस्टर से निकल कर आती हैं तो उसे कॉमन डेसेंडेंट कहा जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एंसेस्टर है ए, ठीक है, तो इससे चेंज हो करके 2 स्पीशीज़ बनी बी और सी, ठीक है। इससे फिर और ज़्यादा चेंज होकर के स्पीशीज़ बनी डी और ई और फिर यहाँ एफ और यहाँ पे जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ इतनी सारी आपको वैरायटीज़ मिली, किससे आई ये सब? इस ए से, ठीक है। तो ये जो आप एवोल्यूशन देख रहे हैं ये कहलाता है कॉमन डेसेंडेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट बचता है गाइस, अगर हम जितने जितने स्टेप्स में चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट के ऊपर बेस्ड एक अलग से वीडियो लेकर आएँ जिसमें आप अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा चलिए जो पहला वाला ऑप्शन है उसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सीरीज ऑफ चेंजेस के बाद क्या है कि जो स्पीशीज़ होती हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं कुछ कंडीशंस को, ठीक है। इन दैट सिचुएशन जो अडेप्टेशन के बाद जो डाइवर्सिटी है वो कॉम्पैक्ट करने लगती है, थोड़ी सी मतलब सिकुड़ने लगती है। इस तरीके से देखिए, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये एक प्रकार का लामा है, ठीक है, फिर ये कैमल है, फिर इसके बाद यहाँ पे आपने अलग प्रजाति देखी, ठीक है, ये तीनों प्रजाति। अब देखिए इन सभी में कुछ ना कुछ ऐसा है कि अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, खुद को डेवलप कर लिया, ये खुद को चेंज कर लिया और यही चेंजेस इन सभी अलग अलग स्पीशीज़ ने भी किया,
ठीक है। अब क्या हुआ कि जो दो स्पीशीज़ थी इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे वो अब थोड़े थोड़े सिमिलर हो गए। अब ये दोनों सिकुड़ के कैसे हो गए, ये दोनों इन दोनों के अंदर जो फीचर था वो सिमिलर हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पे आया और ये जो था ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब और ज़्यादा चेंजेस आए और थोड़े चेंजेस के बाद क्या होता है कि ये स्पीशीज़ अपने आप को इस बिल्कुल एक जैसे सिमिलर जो है वो बना लेती है। तो ये जो आपने देखा ये चीज़ आपका क्या कहलाएगा, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो ये जो टॉपिक था ये मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आप सभी को। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आती है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन है क्या, तो अगर आपने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो डार्विन्स जो थे, डार्विन, उन्होंने कई सारी थ्योरीज दी थी जिनमें नेचुरल सिलेक्शन था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। तो उन सब के बारे में हम काफ़ी डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो टर्म था नेचुरल सिलेक्शन, इसी पे आते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन इज़ व्हाट, नेचुरल सिलेक्शन इज़ कि कोई भी स्पीशीज़, ठीक है, कोई भी स्पीशीज़ चाहे वो एनिमल की हो या फिर ह्यूमन बीइंग की, वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अगर खुद को चेंज कर लेती है तो नेचर उनमें से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है उसको चूज़ करती है, ठीक है। जो उनके जो नेचर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग खुद को स्टेबल बनाए रखता है, तो ऐसी स्पीशीज़ को नेचर खुद सेलेक्ट करती है, तो उसे कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। अब देखिए पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है, तो पैरेलल इवोल्यूशन मतलब होता है कि सिमिलर डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रेट इन अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज दैट आर नॉट क्लोजली रिलेटेड बट शेयर अ सिमिलर ओरिजिनल ट्रेट इन रिस्पॉन्स टू सिमिलर इवोल्यूशनरी प्रेशर। अब इसका देखिए एक सिंपल सी भाषा में अगर आप देख सकते हैं कि अगर कोई सेम स्पीशीज़ जो है, ठीक है, जिनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, जो अपने खुद के ओरिजिनल ट्रेट को लेकर के आगे चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इवोल्यूशनरी प्रेशर के चलते उन लोगों ने क्या किया, खुद को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लिया, जैसे कि अब वो पहली कंडीशन में थे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाइड वे में देखिए। पैरेलल इवोल्यूशन मतलब कि ये आपकी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है, ये क्या है, ये अलग स्पीशीज़ है, अलग स्पीशीज़ है। अब इनके अंदर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि इवोल्यूशनरी प्रेशर के आगे यानी कि चेंजेस जो आ रहे हैं सराउंडिंग में या फिर एटमॉस्फेयर में, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, खुद को चेंज कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने इसके कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर नहीं किया, इन्होंने इसके कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर नहीं किया, अपने ही कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के आगे चल रहे हैं, खुद के अंदर ही चेंजेस कर रहे हैं। तो अभी देखिए पैरेलली चल रहे हैं ना एक दूसरे के, तो ये क्या कहलाता है, पैरेलल इवोल्यूशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल टर्म में समझाया है, इन चीज़ को ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना आपको जानना चाहिए था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उतना हमने आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है, होमोलोगस ऑर्गन यहाँ पे दिया हुआ है, तो होमोलोगस का मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सिमिलर और लोगोस मीन्स होता है फंक्शन, यानी ऐसे डिफरेंट एनिमल्स जिनके पास एक ऑर्गन होता है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है। जैसे कि देखिए हाथ, जैसे कि हमारे हाथ है, ठीक है, और हमारे हाथ है, बैट के हाथ है, हॉर्स के जो लिम्स हैं वो, ठीक है। तो सबका स्ट्रक्चर देखिए ऑलमोस्ट आपको कैसा दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है। और एक तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बीइंग का, ये मैन का हैंड है, ठीक है, ये दूसरी तरफ देखिए बैट का हैंड है और उसके बाद ये हॉर्स का, ठीक है। सबका स्ट्रक्चर आपको कुछ इसी प्रकार से नज़र आएगा, बैट का भी इसी प्रकार से नज़र आएगा, हॉर्स का भी कुछ इसी प्रकार से ऑलमोस्ट नज़र आता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, सिमिलर, लेकिन काम क्या है, बिल्कुल अलग। हमारा हैंड क्या करता है, काम करने भारी जो वज़न है उनको कैरी करने का काम करता है, डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। जबकि बैट का क्या है, बैट के जो लिम्स है यहाँ पे फ्लाइंग का फंक्शन है इनका, यानी कि उड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और हॉर्स का क्या है, दौड़ने का काम करते हैं। स्ट्रक्चर तीनों का सिमिलर है लेकिन फंक्शन अलग है। तो इस टाइप के ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। अच्छा, इसके अगेंस्ट एक और टर्म आता है एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन मतलब कि ये बिल्कुल इनसे अलग है। ये जो आपने होमोलोगस का कॉन्सेप्ट सीखा है, एनालॉगस इससे बिल्कुल ही अलग है। वो क्या है, अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है और सिमिलर फंक्शन पाया जाता है तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। होमोलोगस मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, बट एनालॉगस मतलब होता है इसका ठीक वाइस वर्सा, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपकी जितने भी अदर क्वेश्चन बनते थे वो सारे पे हमने जितनी भी संभावनाएं बनती थी इस क्वेश्चन से आपके अदर क्वेश्चन बनने की, उन सभी पे हमने अभी डिस्कशन कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेप्रोफाइटिक फंजाई।
तो सैप्रोफाइटिक फंजाई के रेस्पेक्ट में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सूटेबली मैच करता है आपके क्वेश्चन को। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सैप्रोफिटिक फंजाई के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में पाया जाता है। सबसे पहला देखिए, एनगल्फ देयर फूड इन ऑर्डर टू ब्रेक इट डाउन। बी है सिक्योर देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटीरियल। सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल कर आता है गाइस, सबसे पहले बात देखिए सैप्रोफिटिक फंजाई के बारे में बात कर लेते हैं और आंसर को भी देखते हैं यहाँ पे। तो आंसर नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो आपका सही आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैप्रोफाइटिक फंजाई जो होते हैं वो सिक्योर करते हैं अपना फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटीरियल। ठीक है, सैप्रोफिटिक फंजाई मतलब क्या? फंजाई देखिए, एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि फंजाई एक ऐसा क्रिएचर है जिसके अंदर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है या एक ऐसी स्पीशीज़ है जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता। क्लोरोफिल ना प्रेजेंट होने के कारण ये अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते और इसीलिए इन्हें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है फॉर देयर फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। सैप्रोफाइटिक मतलब जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, दैट आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक। ठीक है, दैट आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और यहाँ पे फंजाई की बात करी जा रही है, तो स्पेशली फंजाई वो जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ये था। सेकेंड थिंग इज़ कि एक टर्म आता है फंजाई में, कॉप्रोफिलस फंजाई। कॉप्रोफिलस मतलब कि ऐसे फंजाई जो कि डंक के ऊपर, जो कैटल डंक होता है या फिर किसी अदर एनिमल के जो डंक होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, तो इन्हें कहते हैं हम सैप्रोफिटिक फंजाई। ठीक है, अब देखिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है जो इन्हें स्टेबल बनाता है अलग अलग एटमॉस्फेयर में सरवाइव करने के लिए। तो उस कंपोनेंट का नाम होता है काइटिन। ठीक है, ये आपके रेलवेज़ में बहुत बार पूछा जा चुका है। पूरी संभावनाएं बनती हैं कि आपके जूनियर्स में भी पूछा जाए, टीजीटी में भी पूछा जाए। तो काइटिन एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फंजाई की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है और जो इन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है या जो आउटर एटमॉस्फेयर है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है काइटिन। ठीक है, काइटिन इज व्हाट? तो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है जो कि आप ये कह सकते हैं एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो पाया जाता है किसके अंदर? फंजाई की सेल वॉल के अंदर। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलवॉक्स आर सिमिलर बिकॉज। आपको बताना है कि क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स के अंदर ऐसी क्या सिमिलैरिटी है जो आपको इन दिए गए चार ऑप्शंस में से नज़र आ रही है। तो चार ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है दे बोथ आर मोटाइल। ठीक है, मोटाइल यहाँ पे एक टर्म, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, तो हम इन टर्म्स को जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी होती है उसको हिंदी में यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, उन्हें देखिए यहाँ पे मोटाइल मीन्स होता है जो कि चल सकते हैं या मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका दे बोथ आर मोटाइल। ऑप्शन नंबर बी है दे आर मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि जो क्लेमाइडोमोनास और जो वॉलवॉक्स होते हैं ये दोनों ही मोटाइल होते हैं। ठीक है, मोटाइल मतलब क्लेमाइडोमोनास के पास आप सभी को पता है क्या होता है, फ्लाजेला। इस प्रकार से कुछ अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, हालांकि हमने अपने चैनल पे जो वीडियो थी उसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? फ्लाजेला के बारे में यहाँ पे दो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके साथ ही हमने डिस्कस किया था एक टर्म वैक्यूल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, जिस पर हमने बात की थी कि इसके वैक्यूल्स के अंदर जो डीएनए है या कुछ जेनेटिक मटेरियल है वो पाया जाता है और इसीलिए वैक्यूल्ड न्यूक्लियस का जो नाम है, जो टर्म है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, वॉलवॉक्स का भी स्ट्रक्चर आपको पता होगा, तो ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और उसके किनारे छोटे छोटे इस प्रकार के फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे यूनिट्स में इस प्रकार से पाए जाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सी कॉलोनी आपको नज़र आएगी वॉलवॉक्स की। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे दो
और यहाँ पे भी 2 मूविंग के लिए या मोशन के लिए ऑर्गन्स, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लैजिला है जो कि हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने सीखी कि क्लेमाइडोमोनास और वॉलॉक्स दोनों ही मोटाइल होते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि ये क्लोरोफाइटा फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब क्लोरोफाइटा के हैं, दैट मीन्स कि दोनों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये जो अपना न्यूट्रिशन होता है ये खुद अपनी बॉडी के अंदर प्रिपेयर करते हैं, और दूसरे के ऊपर दूसरे मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर डिपेंडेंट नहीं होते फॉर देयर फूड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आप अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, इलेटर्स ऑफ मार्केंशिया आर। मार्केंशिया का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो प्लीज़ क्वेश्चन को आंसर ज़रूर कीजिएगा, और जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो क्वेश्चन आपका, इलेटर्स ऑफ मार्केंशिया आर। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है हैप्लॉइड, ऑप्शन नंबर बी है डिप्लॉइड, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिप्लॉइड, और ऑप्शन नंबर डी है पॉलीप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब कि जिसके अंदर सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉइड मतलब डबल, ट्रिप्लॉइड मतलब ट्रिपल, और पॉलीप्लॉइड मतलब मल्टीपल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा टर्म है। देखिए इलेटर्स होते क्या है पहले जान लीजिए, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो है, यानी कि इलेटर्स ऑफ मार्केंशिया आर डिप्लॉयड इन नेचर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिप्लॉयड। अब ये इलेटर्स है क्या मार्केंशिया के रिस्पेक्ट में, तो चलिए थोड़ा सा एक इमेज की हेल्प से समझते हैं कि व्हाट आर इलेटर्स। तो दोस्तों इलेटर्स क्या है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं फिगर नंबर 2.16। मार्केंशिया अगर आप वर्टिकल सेक्शन देखें सेप्रोफाइट का, सॉरी स्पोरोफाइट का, ठीक है, ये देखिए एक स्पोर है। स्पोरोफाइट के अंदर आपको एक स्पाइरल टाइप का नज़र आएगा, ठीक है, एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इन्हें इलेटर्स कहा जाता है। तो स्पोर्स के साइड बाय साइड ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसे, स्पोर्स को, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। कैलिप्ट्रा के बारे में भी पूछा जाए तो देख लीजिए कैलिप्ट्रा क्या है। इसके बिल्कुल टिप पे यानी जो एपिकल रीजन है वहाँ से जो फूट का रीजन है वहाँ से कुछ लॉन्गिट्यूडनल सेल्स जो है वो निकलकर बिल्कुल नीचे तक चली जाती हैं, इन्हें ही कैलिप्ट्रा कहा जाता है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे आपने देखा कि इलेटर्स जो होते हैं मार्केंशिया के केस में डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो स्पोरोफाइट में, ठीक है। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन फर्न स्पोरेंजियम इज। आपको बताना है कि जो फर्न स्पोरेंजियम है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। 4 ऑप्शंस आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 32, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16, ऑप्शन नंबर सी है 72, और ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पे 64। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 64। यानी कि जो नंबर ऑफ स्पोर्स जो होते हैं जो फर्न स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं नंबर 64, ठीक है। यानी टोटल 64 नंबर ऑफ जो स्पोर्स हैं वो फर्न स्पोरेंजियम के अंदर उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। स्पोरेंजियम क्या है, तो ऑलरेडी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपका एक बोल है जिसके कटोरा है जिसके अंदर आपको रसगुल्ला रखना है, ठीक है। तो जो कटोरा है आपका वो क्या होगा, स्पोरेंजियम, और जो आपका स्पोर है वो क्या होगा, रसगुल्ला। तो इस तरीके से थोड़ी सी फ़नी चीज़ों से हम आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं। ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन सीड प्लांट्स विच पार्ट ऑफ अ पोलन ग्रेन्स हैज़ अ फंक्शन मोस्ट लाइक दैट ऑफ सीड कोड। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूरी उम्मीद है आपके पीजीटी या टीजीटी एग्जाम्स में आपको देखने को मिले, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो सीड वाले प्लांट्स होते हैं इन सभी प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन्स के अंदर एक स्पेशल फंक्शन पाया जाता है जो कि इनकी सीड कोट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। 4 ऑप्शंस देखिए, 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है स्पोरोपोलिनिन, सबसे पहला ऑप्शन है स्पोरोपोलिनिन। ऑप्शन नंबर बी है मेल गैमेटोफाइट, ऑप्शन नंबर सी है स्पोरोफिल, और ऑप्शन नंबर डी है स्टिग्मा।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, यानी कि सीड प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है उनके सीड कोट के ऊपर, उनकी कोट के ऊपर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो प्रेजेंट होता है, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो देखिए क्वेश्चन भी यहाँ पे समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इतना डिटेल में क्वेश्चन दिया नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो IQ लेवल है ना उसको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज़ करना है और क्वेश्चन आपसे कहने की क्या कोशिश कर रहा है वो समझिए। तो सीड कोट के अंदर यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है उनके कोट के अंदर, उनके कवर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है आपको बताना था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा हमेशा। सिर्फ आपके TGT PGT के लिए नहीं, अब आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन नजर आएंगे, चाहे आपका CPMT का एग्जाम होता है, ठीक है, आपका नीट का एग्जाम हो, किसी का भी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा स्पोरोपोलेनिन के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो जान लीजिए होता क्या है। तो स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि पोलन ग्रेन्स के कवर के अंदर, जैसे मान लीजिए आपका पोलन ग्रेन है तो इसके ऊपर एक कवर पाया जाता है, ठीक है, पोलन ग्रेन की कवर। इसकी जो कोट होती है, यही जो हार्ड कोट होती है, हार्ड कवरिंग होती है, इसी के अंदर एक बायोलॉजिकल पॉलीमर पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, स्पोरोपोलेनिन। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है इस पोलन ग्रेन को आउटर एटमॉस्फेयर से या बाहर जो सराउंडिंग जो होती है उसके एडवर्स या अनफेवरेबल कंडीशन से रक्षा करना इंटरनल पोलन ग्रेन्स की, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन कहाँ पाया जाता है, तो सीड कोट पोलन कोट के अंदर, ठीक है, जो बाहर यहाँ पे आपको कवरिंग दिख रही है इसके अंदर, ठीक है। चलिए मेल गैमेटोफाइट की बात करी जाए तो मेल गैमेटोफाइट जो होता है, मेल गैमेटोफाइट मतलब कि प्लांट के अंदर वो हिस्सा जहाँ पर कि मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है या डेवलपमेंट होती है वो मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। ये प्लांट का हिस्सा जहाँ पे मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पोरोफिल टर्म देखिए, स्पोरोफिल मतलब फिल मीन्स होता है लीफ, स्पोरो मतलब होता है स्पोर से रिलेटेड। तो ऐसी लीव्स जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं उन्हें स्पोरोफिल टर्म दिया जाता है, ठीक है। ज़्यादा टिपिकल टर्म्स नहीं है, अगर आप तोड़ तोड़ के वर्ड्स को देखते हैं ना तो ये आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। लास्ट देखिए स्टिग्मा। तो आपका अगर आपने कैप्सूल देखा होगा या किसी भी जिम्नोस्पर्म्स को देखा होगा या कोई भी फ्लावर देख लीजिए जहाँ पे इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ओवरी के ऊपर प्रेजेंट होता है इस टाइप का, ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे, स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा, स्टिग्मा के साथ एक और टर्म जुड़ा हुआ है स्टाइल, ठीक है, स्टाइल के बाद फिर ओवरी। तो ऐसे कई सारे टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके यूपी टेट जूनियर में पूछा था। क्या पूछा था कि स्टाइल जो है वो किसके बाद प्रेजेंट होता है, और आपको सीक्वेंस दिया हुआ था कि स्टाइल के बाद स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, इसके स्टिग्मा के बाद स्टाइल प्रेजेंट होता है, फिर ओवरी प्रेजेंट होती है। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन हम ये सोच के जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर में ये सब पूछा नहीं जा सकता, लेकिन अभी आया उसी तरीके से पूरी संभावनाएं हैं कि अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में आप इसी टाइप के क्वेश्चन देखें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जामिनेशंस के लिए, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन क्या है, रुबिस्को कंटेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज। आपको बताना है कि रुबिस्को जो कि एक एंजाइम है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसका कंटेंट कितने % में होता है। तो परसेंटेज के अमाउंट में आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 20%, ऑप्शन नंबर B यानी कि 16%, ऑप्शन नंबर C यानी कि 25% और ऑप्शन नंबर D यानी कि है यहाँ पे 50%, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है ऑप्शन नंबर B यानी कि 16%, ठीक है। तो रुबिस्को कंटेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुल 16% होता है, ठीक है। रुबिस्को है क्या चीज़, ठीक है। तो रुबिस्को एंजाइम के बारे में थोड़ा सा जो डिटेल है वो समझ लीजिए। रुबिस्को एंजाइम आपका एक बेसिकली जो फुल फॉर्म होता है इसका नाम है रुबिस्को, इसका नाम होता है रुबिस्को 1,5 डाइफॉस्फेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है रुबिस्को का, रुबिस्को 1,5 डाइफॉस्फेट। ये किस तरीके का एंजाइम है, तो ये एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम है या ऑक्सीजनेज एंजाइम है, और इसके अंदर कॉपर होता है, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है ये, और ये जो होता है सेंट्रल एंजाइम के रूप में फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके जानने के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26।
एन इकोसिस्टम मस्ट हैव अ कंटिन्यूअस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ व्हाट। आपको बताना है कि एक इकोसिस्टम जो होता है उसके पास एक कंटिन्यूअस एनर्जी सोर्स होना, एक कंटिन्यूअस सोर्स होना चाहिए। किस चीज़ का सोर्स होना चाहिए आपको बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आपके 10th क्लास पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से 90% ऑफ स्टूडेंट्स कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। तो चलिए ऑप्शन देखें तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है फूड, ऑप्शन नंबर सी है मिनरल और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर, अच्छा देखिए कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कन्फ्यूज़न होगी ऑल ऑफ दीज में, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑल ऑफ दीज का आंसर दे रहे हैं उन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों देखिए जो ये जो इकोसिस्टम जो होता है ना वो सभी एनर्जी से गवर्न होता है। अगर हमारे पास एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी का फ्लो नहीं है, सोर्स नहीं है, तो जो इकोसिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो फूड नेसेसरी है, मिनरल नेसेसरी है, तो लेकिन इन सब से भी अगर फूड और मिनरल ये किससे बन रहे हैं, आपको एनर्जी से मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक अल्टीमेट जो सोर्स होता है एनर्जी का इकोसिस्टम में ऑलवेज सन होता है, ठीक है। और अगर सन नहीं है तो इकोसिस्टम कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझ ही गए होंगे कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एनर्जी। तो एक इकोसिस्टम के पास एक कंटिन्यूस एक्सटर्नल सोर्स होता है जिसे एक कंटिन्यूस एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी का होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो है एनर्जी, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 10th के या 9th पे आपने पढ़ा होगा या उससे पहले भी पढ़ा होगा, तो आप इसे इजीली आंसर कर सकते हैं। बेहद ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ में एसोसिएटेड है। चारों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है क्रिस्टी, ऑप्शन नंबर बी है सिस्टर्ने, ऑप्शन नंबर सी है टोनोप्लास्ट और ऑप्शन नंबर बी है नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिस्टर्ने, ठीक है। कैसे दोस्तों देखिए सिस्टर्ने होता क्या है, तो ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, सिस्टर्ने, ठीक है। और ये क्या होता है, एक होता है यहाँ पे सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगली चीज़ देखिए, सिस्टर क्रिस्टी की बात करी जाए तो आपने अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा है, कुछ इस प्रकार से होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो ये जो आपको इस प्रकार की जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नज़र आ रही हैं, कुछ स्पाइरल इस टाइप की, तो ये जो है इन्हें क्या कहते हैं, हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। टोनोप्लास्ट की बात करी जाए, टोनोप्लास्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो आपने अगर वैक्यूल का नाम सुना हुआ है, वैक्यूल जो कि प्लांट्स के अंदर बहुत बड़ी साइज़ में पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाया जाता है, लेकिन छोटे साइज़ में, काफ़ी छोटे साइज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट वो मेम्ब्रेन होती है जो कि वैक्यूल्स की आउटर कवरिंग होती है। आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूल क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी कि वैक्यूल के ऊपर सिर्फ एक सिंगल लेयर में एक कवरिंग प्रेजेंट होती है और उसे ही टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको याद रखने से, देखिए ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, निडेरियंस का जो टर्म है वो क्या होता है, ठीक है। फ्लेम सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, बल्ब सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम अपने आगे चल करके आप हमारे चैनल पे देखेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा था वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिस्टर्ने, ठीक है। एक चीज़ और, अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन के बारे में। और अगर आप आंसर करते हैं गाइस तो जस्ट इमेजिन आपने आंसर किया और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके थ्रू उस आंसर को देखकर उन्हें हेल्प मिलती है। तो एक अच्छा अप्रोच है और आपको अप्लाई करना है इस अप्रोच को। आंसर ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये भी आपके क्लास 12th पे बेस्ड है। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया है ये मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन आपकी जेनेटिक्स जो सेक्शन है, जेनेटिक्स का जो चैप्टर है जिसमें आपने ग्रेगर मेंडल के 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिला है, ठीक है। हमने पूरी कोशिश की आपके सारे एस्पेक्ट को कवर करने की जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा हम और भी क्वेश्चन जो है वो लेकर आते रहेंगे लगातार।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हेन एलील्स ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट टुगेदर वन ऑफ द कैरेक्टर एक्सप्रेस एंड द अदर रिमेन्स हिडन, दिस इज द। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब दो एलील्स जो होती हैं, यानी कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं, अगर वो सिमिलर टाइम पे प्रेजेंट हुआ एट अ टाइम, तो इसका जो एक कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है, जो अदर होता है वो हिडन होता है। तो ये क्या शो करता है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ऑप्शन नंबर बी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑप्शन नंबर सी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कैसे? आपने पढ़ा होगा कि जो मैंडल थे, ग्रेगर मैंडल, उन्होंने कुल 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और 3 लॉज उन्होंने दिए थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो कई सारे परफॉर्म किए थे उन्होंने एज अ बीइंग अ फादर, और लगातार उन्होंने जो अपनी जो एक्सपेरिमेंट थे उनको जारी रखा। इवन लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म उन्होंने, बहुत लोगों ने, बहुत जितने भी टाइम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट या रीडिंग्स दी थी, बहुत लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए। लेकिन हालांकि उनका जो इंटेंशन था वो सिर्फ ये था कि जो हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को लेकर के जो इतना बड़ा सा एक रूडिमेंटेशन पालते आए हैं, तो उनको ख़त्म करना था। और इसीलिए उन्होंने प्लांट्स के ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, और यही चीज़ें आगे चल करके जब और ज़्यादा हायर लेवल पर आए तो इन्हें ह्यूमंस के ऊपर भी अप्लाई करने लगे। ठीक है, तो हालांकि ग्रेगर मेंडल तब उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उनकी एक जो इनिशिएटिव था उनका कि हाँ ये हेरिडिटरी एरिया भी कुछ होता है, तो इन सब चीज़ों को आगे चल करके जब और उजागर किया गया, तो और भी जो साइंटिस्ट थे वो जो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, चलिए, तो थी बात की बातें। अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें से एक ही एलिल एक ही जो है स्पीशीज़ के अंदर प्रेजेंट है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, समझिएगा, यानी कि एक राउंड सीड और एक दूसरा क्या था, ग्रीन सीड। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर, एक ही सीड के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, एक राउंड था और दूसरा क्या था, ग्रीन। जबकि दूसरा सीड क्या था, रिंकल्ड था और कैसा था, येलो। ठीक है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिमिलर टाइम पे प्रेजेंट थे। आगे चल कर के क्या होता है कि एक जो कैरेक्टर था वो उभर कर आता है, दूसरा दब जाता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये उन्होंने बताया था अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण। कैसे? उन्होंने दो सीड लिए थे, एक राउंड लिया था, एक रिंकल्ड लिया था, दोनों को क्रॉस करवाया, तो जो सीड आया वो कैसा था, राउंड था और येलो था। ठीक, जबकि येलो ये था और ये कैसा था, ग्रीन। ये कैसा, राउंड था और ये कैसा था, रिंकल्ड था। ठीक, अब ये जो कंडीशन आई है, आधा उसने इसके कैरेक्टरिस्टिक लिया, आधा इसके। नेक्स्ट टाइम जब पनेट स्क्वायर बना कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे 16 चैम्बर्स से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और इसकी रेशियो क्या थी, 9:3:3:1। ठीक है, अब घबराई नहीं, इन चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में आगे चल करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे हमें पूरा टाइम स्पेंड नहीं करना। इसलिए जो आपके क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रेशियो पूछा जाता है तो 9:3:3:1 ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चेकर बोर्ड कितने थे, 16 चैम्बर्स थे इसके अंदर। सबसे पहला क्या था, कम्प्लीटली आपका प्योर जो गैमेट्स थे उनको शो कर रहा था, सबसे लास्ट वाला भी प्योर गैमेट्स को शो कर रहा था। और यहाँ पे इतने जो थे वो सारे हिडन थे, यानी एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट जीन्स थे वो जो लिए हुए थे। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने देखा, आपका आंसर आपको पता चल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, जेनेटिक्स के फादर के बारे में कहा जाए तो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे ग्रेगर मेंडल। बेसिकली वो एक फादर थे और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट प्लांट के ऊपर किए थे, पी प्लांट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आपका आया है ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आप अपने एग्जामिनेशंस में देखेंगे, चाहे आपका 2016 का बायोलॉजी का पेपर जो अब होने वाला है, या फिर अब आने वाला जो आपका 2021 का आप दे रहे हैं उसमें। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है आपका, कोइसरवेट्स वर एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, कोइसरवेट्स जो थे एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोड्यूस किए गए, किसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका फिशर एंड हक्सले, ऑप्शन नंबर बी है सिडनी फॉक्स एंड ओपेरिन, ऑप्शन नंबर सी है यूरे एंड मिलर, और ऑप्शन नंबर डी है जैकब एंड मोनार्ड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोइसरवेट्स वर एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस्ड बाय सिडनी फॉक्स एंड ओपेरिन। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं एआई ओपेरिन और सिडनी फॉक्स, इन्होंने कोइसरवेट्स को बाय एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके क्वेश्चन का। अगला देखिए,
फिशर एंड हग्सले, तो एक टर्म दिया था फिशर एंड हग्सले ने, वो था जीन प्रोपगेशन का, ठीक है। जीन प्रोपगेशन इक्वेशन जो थी वो फिशर एंड हग्सले के द्वारा बनाया गया था। यूरी एंड मिलर, तो इन्होंने मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था पहले के टाइम में, एशियन टाइम में, किस तरीके से जो अर्थ थी उसके अंदर सडन चेंजेस हुए, और पहले जब ऑक्सीजन नहीं थी, आगे चल कर के किस कारण ऑक्सीजन पैदा हुई, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था, यूरे एंड मिलर ने, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने देखा, आंसर नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ फैगोसाइटोसिस डन बाय प्लाज्मोडियम इज। आपको बताना है कि फैगोसाइटोसिस जो कि प्लाज्मोडियम के द्वारा परफॉर्म होता है वो कितना होता है, ठीक है, अमाउंट में। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है ए इज ग्रेटर देन, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है इज ग्रेटर देन बाय द वाटर मोल्ड माइसीलियम। ऑप्शन नंबर बी है इज लेस देन बाय द वाटर मोल्ड माइसीलियम। ऑप्शन नंबर सी है इज इक्वल बाय द वाटर मोल्ड माइसीलियम, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, ठीक है। फैगोसाइटोसिस आपने सुना होगा, सेल के द्वारा ईटिंग का जो प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस, खाने का, ठीक है, पीने का पिनोसाइटोसिस। अगर लिक्विड फूड सब्सटेंसेस को अगर सेल जो है वो इनगल्फ करती है, इन दैट सिचुएशन इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। लेकिन क्योंकि सॉलिड फूड मटेरियल सेल जो है वो इनगल्फ कर रही है स्यूडोपोडिया के थ्रू, तो ये कहलाएगा आपका फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर जो फैगोसाइटोसिस होती है वो इज ग्रेटर देन बाय द वाटर मोल्ड माइसीलियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। माइसीलियम, देखिए यहाँ पे टर्म, तो माइसीलियम आपका एसोसिएटेड है फंजाई के साथ में, ठीक है। मोल्ड जो है आपका ये भी फंजाई के साथ में एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, विच एल्गल डिवीजन नेवर प्रोड्यूसेस मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स अमंग एनी ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने एल्गी का सेक्शन हमारा देखा होगा, जब हम पूरी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो एल्गल डिवीजन है वो कभी भी मोटाइल और फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रोड्यूस नहीं करता उसके किसी भी मेंबर्स के अंदर। तो आपको सामने 4 फैमिलीज दी हुई हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा फैमिली है जिसमें कि किसी भी प्रकार का मोटाइल जो सेल है उसका प्रोडक्शन नहीं होता। पहला ऑप्शन देखिए क्लोरोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी है रोडोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी है क्राइसोफाइटा, और ऑप्शन नंबर डी है फियोफाइटा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है रोडोफाइटा। रोडोफाइटा मीन्स कि रोडो जो टर्म है वो रेड से एसोसिएटेड है, क्लोरोफिल से यानी ग्रीन कलर से एसोसिएटेड है, क्राइसोफाइटा मतलब होता है गोल्डन कलर के जो जितने भी क्रिएचर्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं या आप कहें एल्गी होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, क्राइसोफाइटा। फियोफाइटा मतलब ब्राउन एल्गी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए नाम से ही क्लियर है, ग्रीन, रेड, गोल्डन और ब्राउन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि रेड एल्गी जो है वो अपनी लाइफ टाइम में कभी भी एल्गल डिवीजन के बाद फ्लैजिलेटेड सेल्स का यानी कि मोटाइल सेल्स का प्रोडक्शन नहीं करती, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट नोटिसेबल चेंजेस यहाँ पे। जबकि क्लोरोफाइटा जो है सबसे ज़्यादा मेंबर्स यहीं के यानी क्लोरोफाइटा के ही मेंबर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोटाइल यहीं पे नज़र आते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड, ठीक है, जिनमें बॉलवॉक्स आपका आता है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास आता है, ठीक है, कई सारे क्रिएचर्स हैं तो ये आता है। जबकि आपका क्राइसोफाइटा के अंदर गोल्डन जो एल्गीज हैं वो सब आते हैं और फियोफाइटा मतलब ब्राउन आते हैं, ठीक। चलिए अगला देखें। तो आज की सीरीज़ का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड विच ब्रायोफाइटा वॉर यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी ज़्यादा जो सोल्जर्स थे वो हर्ट हुए थे, इंजर्ड हुए थे, और उस इंजरी को कवर करने के लिए क्योंकि मेडिसिन जो थी वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि सारे देश जो थे वो तो लड़ाई में लगे हुए थे, ठीक है। इन दैट सिचुएशन जो सोल्जर्स थी उनके वाउंड को कवर करने के लिए, क्योर करने के लिए कौन से ब्रायोफाइट का यूज़ किया जा रहा था फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है देखिए यहाँ पे स्फैग्नम, ऑप्शन नंबर बी है फ्यूनेरिया, ऑप्शन नंबर सी है टैरिस और ऑप्शन नंबर डी है रिक्सिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्फैग्नम, ठीक है।
तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई थी तो ब्रायोफाइटा जो स्फैग्नम जो था उसे सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जा रहा था। स्फैग्नम जो है वो खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन की प्रॉपर अगर बॉडी में परसेंटेज नहीं है तो स्फैग्नम का यूज़ किया जाता है फॉर एडिबल पर्पसेस। ठीक है, अगला देखिए टेरेस, जिसको जो टेरिडोफाइटा का एक पार्ट होता है। ठीक है, रिक्सिया देखिए, रिक्सिया भी आपका, रिक्सिया आपने देखा होगा इस प्रकार से होता है। ठीक है, सर्कुलर आपको नजर आएगा, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। ठीक, फ्यूनेरिया अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, कैप्सूल वाला। ठीक है, तो सबका जो स्ट्रक्चर है ये अलग अलग होता है। फिलहाल स्फैग्नम की हम बात करें तो स्फैग्नम को सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का सीरीज़। कई बच्चों को डाउट है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, तो दोस्तों वो क्या है, ब्रायोफाइटा जो है आपका एक वैस्कुलर प्लांट है, जबकि टेरिडोफाइटा आपका नहीं है। टेरिडोफाइट्स में आपके फर्न आते हैं, जबकि ब्रायोफाइट में आपके मॉसस आते हैं, लिवर वर्ड्स आते हैं। तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की सीरीज़ को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपने आज की सीरीज़ को एंजॉय किया होगा और कई सारी जो नॉलेज है जो आपने यहाँ से सीखी होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, जहाँ पर हम और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आप सभी के लिए, जो कि आपकी क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स के लिए संभावित होंगे। तो दोस्तों, आज की सीरीज़ को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा आज का सेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय।